अगर आपसे पूछा जाए कि मालिनी अवस्थी क्या है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? मैं एक ऐसी औरत हूँ जो बहुत मानसिक रूप से सजग है, जो बहुत कुछ करना चाहती है। मालिनी अवस्थी जी ने एक बहुत बड़े ऑफिसर के साथ उनकी शादी हुई। लोगों को लगता है कि मेरा विवाह एक आईएएस ऑफिसर से हुआ है। मेरे हृदय में सिर्फ ये है कि मेरी शादी एक बहुत बढ़िया इंसान से हुई है। कितने घंटे आप प्रयास करती थी? जब मैं अप्पा जी के पास सीखने के लिए गई और मैंने कहा कि अप्पा जी बस अपना लीजिए, इतने बड़े कलाकार का ये कहना कि आवाज़, उन्होंने एक शब्द कहा, बड़ी जवारीदार आवाज़ है, जिसके अंदर लगन है वो औसत भी श्रेष्ठ बन सकता है। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याही विदेश। Welcome to Off Limits, the New Indians platform where we discuss the issues which are off limits from the dominant public discourse. And today we have with us Malini Avasthi, Padma Shri, folk singer, an artist, and a woman in her own right. And therefore, we're going to ask Malini Avasthi to tell us how does she see herself? आप कैसे देखती है अपने आप को? अगर आपसे पूछा जाए कि मालिनी अवस्थी क्या है, तो कैसे डिफाइन करेंगी? That's interesting. Nobody has asked me ever. मैं हूँ कौन? ये एक बड़ा कमाल की बात है। मुझे लगता है आरती, अ, मैं एक ऐसी औरत हूँ जो बहुत मानसिक रूप से सजग है, जो बहुत कुछ करना चाहती है। एक ट्रैवलर है, यात्री है, और उस यात्रा में गीत है, संगीत है, सेवा है, अ, खुशबुओं को समेटना और बिखेरना, भारत की खुशबू, वो मैं हूँ। मालिनी जी, ये जो आपने बहुत गहरी बात कही है कि भारत की खुशबू, हाँ। इसको सब जगह इसको फैलाना, तो ये कहाँ से, ये जो वैल्यू है, ये जो आपके अंदर ये एम्बिशन है कि भारत की खुशबू, ये कहाँ से जागा? ये मालिनी अवस्थी क्या शुरू से ही ऐसी थी कि ये बाद में कहीं जाग गए आप, या क्या आपका जो माहौल था, जिस माहौल में आप पले बड़े, उसमें ही ऐसा कोई विचार था? नहीं आरती, मुझे लगता है मैं शुरू से ऐसी थी, और ये बिल्कुल सच बात है कि इंसान बदलता जाता है, गढ़ता जाता है, रोज़ अपने आप को और परिपक्व करता है। तो लेकिन अपने जो मुझे बचपन की याद है, तो उसमें मेरी पहली स्मृतियों में अ, एक गाँव की, एक घर की, परिवार की, इन सारी चीज़ों को, जिसे मुझे लगता है मेरे आसपास के भाई-बहन उतने टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे। मुझे लगता था ये इसमें ऐसी बात है जो हमें बहुत सहेज के रखनी है। ये तब मैंने नहीं सोचा था कि शायद मुझे बताने का भी दायित्व मिलेगा कभी, ईश्वर मुझे सौंपेगा दायित्व। लेकिन आरती, वापस उसी बात पे आते हैं, ये भारत की खुशबू बिखेरने का काम तो सारे कलाकार करते हैं। कलाकार के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि वो चाहे आर्टिस्ट हो, वो चाहे शिल्पी हो, मंदिर बन का निर्माण करे, मूर्ति का निर्माण करे, वो गायक हो, शास्त्रीय संगीत गाए, लेकिन वो भारत की खुशबू को ही बिखेरता है थ्रू आर्ट, कला के जब ज़रिए। आप कहती कि आप शुरू से ही ऐसी थी, आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये शुरुआत हुई कहाँ से? आपका जीवन शुरू कहाँ से हुआ? आपकी जो परिवार है, वो कहाँ से है? कहाँ से ये कहानी शुरू होती है? तो आरती, कहानी तो कन्नौज से शुरू हुई, जहाँ मैं पैदा हुई, मेरी ननिहाल। और उसका भी मेरे ज़हन पे बहुत असर पड़ा कि मैं ननिहाल में जहाँ हुई, अ, पूरा कन्नौज एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, भारत की जो पुराने ऐसे राज्य थे जहाँ, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष पे राज्य किया, उनमें कन्नौज रहा है, हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो एक तो ये दिमाग में हमेशा से था, इत्र की नगरी है, गंगा जी का किनारा है, और मेरे पिताजी डॉक्टर थे, पिताजी का ट्रांसफ़र इधर से उधर होता रहता था। तो मेरा बचपन मिर्ज़ापुर में बीता, मिर्ज़ापुर यानी विंध्यवासिनी की धरती, और गंगा का किनारा था। तो जो एक पालन पोषण बचपन में, मुझे लगता है अब तो साइंटिफिक रिसर्च आ गई है आरती कि 5 साल तक बच्चा जो देखता है वो ज़िंदगी भर उसी माहौल में ढल जाता है।
लेकिन मैं नहीं जानती इसमें कितना सच है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने बारे में तो ये बात सच दिखती है, क्योंकि पिताजी को हमेशा मैंने मरीजों से घिरा हुआ पाया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, तो अस्पताल के कैंपस में ही घर था, जहाँ 24 घंटे बेखटके कभी भी कोई भी मरीज आते थे कि डॉक्टर साहब पर्चा लिख दो, दर्द है तो ये है। और वो एक घर में एक कह लीजिए सेवा का माहौल बचपन से था। दादी थी, दादी रोज़ गंगा नहाने जाती थी, तो हम साथ साथ जाते थे। और माँ हमारी बहुत बहुत ही अ, एक बड़ी असाधारण विलक्षण स्त्री थी। सबकी माएँ होती, लेकिन मेरी माँ तो बहुत, मतलब आपको कुछ स्मृतियों में एक स्मृति बता रही हूँ, तो माँ कैसी थी और कैसे बच्चे पे असर पड़ता है मैं आपको बताऊँ। 71 की वॉर थी, ये पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान, और मिर्ज़ापुर मेन हावड़ा लाइन पे पड़ता है, जो आपका कलकत्ता पूरी जो मेन लाइन जाती है। तो मिर्ज़ापुर बहुत छोटा स्टेशन आज भी, उस समय भी था, ट्रेनें नहीं रुकती थी। तो जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने मेरे पिताजी को बताया कि डॉक्टर साहब जो घायल हमारे जवान आ रहे हैं, और उस समय कैजुअल्टीज़ किस तरह की होती थी लड़ाई में, ये इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वो जब आ रहे हैं तो वो किसी का मतलब वो बस मतलब बैंडेज उनके पास नहीं, उनके पास रुई नहीं है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं आप देखें। तो बस पिताजी ने आसपास के 4 डॉक्टर्स को इकट्ठा किया और माँ को बताया, तो पूछा उनसे कि क्या क्या ज़रूरत उनको और हो सकती है। स्टेशन मास्टर ने कहा कि मुझे पता नहीं, क्योंकि उसमें पैंट्रीज़ नहीं होती थी। मैं आपको बहुत ही, कितनी 50 साल पुरानी बात है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हमें लगता है खाने की भी उनको ज़रूरत हो। तो मुझे दूसरा दृश्य यही याद है कि फिर कितने दिनों तक मेरी माँ, वो वाला जो स्टोव आता था ना, जिसमें हम ऐसे बिल्कुल। मिट्टी के तेल वाला जो होता था, और उसको जला करके कढ़ैया चढ़ी हुई है, पूड़ियाँ बन रही हैं, सब्जी स्टेशन पे ही बन रही है, और मेरी माँ और उनकी 7-8 सहेलियाँ, ट्रेनें आती थी, हल्की कर दी जाती थी, स्पीड कम होती थी, और जो डॉक्टर्स जो वहाँ पे मरीज़ थे जो करा रहे थे, तो उनको खाने के पैकेट्स और दवाइयों के गौज, मलहम, ट्यूब, सब कुछ पट्टी, मेरे पिताजी और माताजी वो उन्हें पास ऑन बांट रहे करते थे, और वो नज़ारा मेरे आँखों में है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ क्या शायद उम्र उस, रही होगी आपकी तब? मेरी उम्र उस समय रही होगी 5 साल, 6 साल। और वहाँ थी आप मैं उस थी, मैं समय? तो साथ में थी, सब देखा हुआ है, मुझे अच्छे से याद है। हुँ। और इनफैक्ट माता-पिता की सेवा से ज़्यादा उन जवानों के चेहरे याद हैं कि वो रो रहे थे, मतलब वो कराह रहे थे उस समय। जो मुझे लगता है कि वो शायद उस समय तो दर्द की उस तरह की दवाइयाँ नहीं होंगी, 20-20 घंटा गंतव्य में पहुँचने को लगता रहा होगा, 1, 2, 4 डॉक्टर्स होंगे, कितने जवान, किसी का हाथ कटा है, वो तो एम्पुटेड हम लोग को दिखते थे। लेकिन वो नज़ारा कैद हो गया हमेशा के लिए। मुझे लगता है कि इसी तरह से माता-पिता जो करते हैं बच्चा वही देखता है और सीखता है कहीं न कहीं। तो सेवा का भाव बचपन से था। तो माँ हमारी ऐसी थीं, सबको इकट्ठा किया और पूरा यूनियन बना के वहाँ पहुँच गईं सेवा करने। तो मिर्ज़ापुर में गीत था, संगीत था, अध्यात्म था, विंध्यवासिनी है वहाँ पे, अष्टभुजी मैया हैं, और रोज़ दादी नहाने जाती थी गंगा, तो कुछ न कुछ गीत गाती थीं, और दिन-रात मरीज़ थे तो उनके पास जाके मैं खुद बैठती थी। तो एक ग्रामीण अंचल, जनसाधारण की जो आम कठिनाई है उनके लिए कैसे खड़े रहना है, वो मेरा एक बहुत बचपन से व्यक्तित्व का हिस्सा हो गया। अब ये कैसे आप अपने किरदार में ढालें कि आपको भी सेवा का अवसर मिले। हुँ। और जब मैं अब याद करती हूँ कि जब कारगिल का युद्ध हुआ, हम लोग उस समय बनारस में थे, और 1 सेकंड नहीं लगा, ये जैसे ही अ, लोगों का अपना क्या इसमें भूमिका हो सकती है लोगों की, किस तरह से हम सहायता करें उन परिवारों का, तुरंत मैंने बनारस में जो हमारे ऑफिसर्स की वाइफ्स थी उनको इकट्ठा किया, कलाकारों को इकट्ठा किया। आप यकीन करिए उस समय पंडित किशन महाराज जी, उनसे मैंने अनुरोध किया कि आप सबसे बड़े हैं, आपकी अगुवाई में हम लोग कलाकार एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं जिसमें हम लोगों से अपने आप धनराशि ऑफ़र करने को कहेंगे और वो हम पैसा भेजेंगे। तो वो महाराज जी ने पूरी उसमें अगुवाई की, जिसमें हमारे गुरु गिरजा देवी जी, अप्पा जी, वो भी उसमें शामिल हुई। तो ये मुझे लगता है कि आज जब लोग बोलते हैं कि भारत के लिए, भारत की फ़ौज के लिए, मैं तो आपको कितना पुराना किस्सा बता रही हूँ। बिल्कुल। तो इंसान वही बनता है जो वो देखता है अपने माता-पिता को करते हुए और जीते हुए। तो ये जो आपकी सिंगिंग के साथ हाँ, जो एक जर्नी शुरू हुई, जी। क्या वो बचपन में ही शुरू हुई? क्या आपने कहा आप दादी को सुनती थी कि वो गाना गाती थी, हाँ।
तो ये कैसे हुआ कि आपने सोचा, मन में सोचा होगा कि आपने कहा कि डॉक्टर ही बनेंगी, लेकिन बन गई आप इतनी बड़ी, भारत की इतनी बड़ी फोक सिंगर। लोक गायकी की तरफ जाऊंगी या लोक संस्कृति, लोक संगीत मेरा भविष्य होगा, ये मैंने सोचा नहीं था। और मुझे लगता है कोई भी इंसान अपना नसीब, मुकद्दर, भविष्य तय नहीं कर सकता। मुझे बस एक चीज़ मालूम थी कि जो मेरा विश्वास है, हम्म, जो मेरा संकल्प है, वो कहीं न कहीं जिस दिन मेरे कर्म में वो अर्थ पा लेगा कि मैं जो भी कर्म करी, मैं पढ़ती, मैं नौकरी करती, मैं गा रही हूँ, मेरा वृहद उद्देश्य क्या है? मेरा वृहद उद्देश्य यदि भारत है, यदि मेरा वृहद उद्देश्य संस्कृति है, तो वो किसी न किसी रूप में मुखरित होगी। हम्म, अ, हमारे घर में माता-पिता कोई नहीं गाते, तो दादी भी घरेलू भजन गाती थी। हम्म, अ, लेकिन कमाल का उन लोगों को संगीत का शौक था। और सिर्फ शौक नहीं था, मैं कहूँगी कि उस दौर में मेरे पिताजी को ये ज्ञान था कि शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए और किससे सीखना चाहिए और क्या सुनना चाहिए। तो उस दौर में घरों में ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर होते थे और मुझे याद है कि हमारे यहाँ जितने उस ज़माने के जितने स्टॉलवर्ड्स थे, पंडित जी, पंडित रविशंकर जी, अली अकबर खां साहब का, बीजी जोग, सबके हमारे यहाँ पे एलपी थे और दिन रात क्लासिकल म्यूज़िक बजता था। हमने, हमारी बहन ने, हम दोनों ने, हमारी बहन हमसे बड़ी हैं, उनको सिखाने के लिए गुरु आते थे। मैं तो बहुत छोटी थी और उनको देखकर मैं बैठने लगी। तो गुरुजी जो थे, उन्होंने एक श्रीवास्तव जी थे मिर्ज़ापुर में, उन्होंने पिताजी से कहा कि इसको आप छोड़ने मत दीजिएगा, ये आगे बढ़ेगी, आगे गाएगी। तो वो एक गाना, नाचना भी बचपन से मुझे लोग बताते हैं कि कभी भी, मतलब मेरा सिर्फ गाना नहीं होता था, गाने के साथ-साथ हाव-भाव 5-6 बरस से शायद वही अभिव्यक्त करना, गीत के शब्द को अभिव्यक्त करना, शायद वो बचपन से रहा हो। लेकिन मेरी संगीत की गंभीरता से जो मेरी एक शिक्षण हुआ, वो गोरखपुर में हुआ। पिताजी गोरखपुर पोस्टिंग हुई और गोरखपुर संगीत की दृष्टि से बड़ा समृद्ध था। वहीं पर उस्ताद राहत अली खां साहब, उस्ताद शुजात हुसैन खां साहब, उनसे मैंने संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत। रामपुर घराने से वो थे और राहत अली खां साहब पटियाला घराने के थे। और एक बहुत अच्छी बात जो मैं आज आरती, आज की जनरेशन के लिए बताना चाहूँगी कि आज तो रील्स का ज़माना है, इंस्टा का ज़माना है, लेकिन हम उस पीढ़ी के हैं जो आकाशवाणी के ऋणी हैं। आकाशवाणी ही हम लोगों का, आप समझ लीजिए, जो आज ट्विटर है ना, कि समाचार कहाँ से मिलते हैं, मनोरंजन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आप सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, तो आकाशवाणी धमनी थी पूरे भारत की, पल्स जिसको कह सकते हैं। क्योंकि गोरखपुर में नया नया आकाशवाणी खुला था, उस समय सरकार की स्कीम थी कि जो आंचलिक क्षेत्र हैं, रीजनल सेंटर्स में खोला जाए, रीजनल कल्चर को बढ़ाने के लिए, रीजनल लोगों की आवाज़, उनकी आवाज़ बने। और मुझे लगता है कि ये 76-78 वगैरह में आकाशवाणी वहाँ खुला। तो बस हमारे दोनों उस्ताद वहीं पे म्यूज़िक कॉम्पोज़र थे। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आरती, थोड़ा सा बात का उससे शायद कनेक्शन नहीं है जो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि देखो, उस दौर में जब आकाशवाणी खुले, रेडियो खुले, तो बड़ी तादाद में गुणी लोगों की ज़रूरत थी जो वहाँ पे म्यूज़िक कॉम्पोज़र के रूप में आएँ, राग बनाएँ, रागनी बनाएँ, नई धुनें बनाएँ, लोगों को गवाएँ और रिकॉर्ड करें। वो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं थे कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, उसके लिए इंजीनियर्स थे। लेकिन उस समय पढ़ाई लिखाई या डिग्री, वो ये क्वालिफिकेशन नहीं थी। कौन कितना अच्छा गवैया है, किसकी रिकमेंडेशन है, किसका शागिर्द है, कितनी महफिलों में कहाँ गा चुका है, किसका कितना नाम है, इस आधार पे नौकरी दी जाती थी। सो मेरिट की बात मेरिट, होती थी। गुणवत्ता। और आज मैं देखती हूँ लोग बहुत अचरज करते हैं कि बड़े बड़े संस्थान में अब शिष्य नहीं निकल रहे, शागिर्द नहीं निकल रहे, क्योंकि आप तो पीएचडी दे करके नौकरी दे रहे हैं ना। आप तो ये देख रहे हैं कि हमें म्यूजिक किया कि नहीं। मैं संगीत की शिक्षा के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन उस शिक्षा, उस डिग्री के संग संग आप मेरिट भी देखें, क्योंकि वही टैलेंट, मतलब जब तक टैलेंट नहीं है, जो बात खुशबू की हो रही थी ना, कलाकार की खुशबू फैल जाती है। हमारे जो उस्ताद थे राहत अली खां साहब, वो पढ़े भी नहीं थे,
बिल्कुल नहीं पढ़े थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने दस्तखत सीखा था, लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सरकार ने बुला करके उनको और उस ज़माने में जितने गुणी लोग, साहित्यकार भी और गायक और जितने बड़े वादक, वे सब आकाशवाणी से जुड़े थे। आप नाम लीजिए, मैं बड़े बड़े साहित्यकारों का नाम ले सकती हूँ जिन्होंने रेडियो के साथ जुड़ करके उनकी सेवाएं दी। तो क्या ये बहुत आसान था आपके लिए कि आप इतने बड़े-बड़े मेस्ट्रो से आपने सीखा, गिरिजा देवी आपकी जी जी। गुरु रही। क्या ये आपके लिए बहुत आसान था इतने बड़े कलाकारों के पास सीखना? वो इसलिए कि शायद आपकी फैमिली को लोग जानते थे या आपके पिताजी हम्म। का काफ़ी नाम था। तो क्या उसकी वजह से आपको मदद मिली कि सिर्फ़ आपका टैलेंट था? सीखने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती, लगन। बाकी सब बातें बेमानी है। हुँ, आप क्या हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपकी योग्यता क्या है, ये भी एक बार सेकेंडरी होती है, क्योंकि जिसके अंदर लगन है वो औसत भी श्रेष्ठ बन सकता है। लगन जरूरी है। मुझे लगता है लगन थी, आज भी है। लगन जिसके भीतर है वो तो अपने आप को रोज रोज अपने पर काम करता है। अ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आरती, क्योंकि मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब, वो एक जीनियस थे, जल्दी किसी को सिखाते हुँ, भी नहीं थे। तो मेरे पिताजी जब उनके पास कहने के लिए गए कि बेटी है, और जो छोटे उम्र के बच्चों को वैसे ही गुरु बहुत गंभीरता के, भी बच्ची है, सीख हुँ, जाएगी, अभी किसी और के पास ले जाइए, मेरे पास आने के लिए थोड़ा संवर जाए, हुँ, सीख हुँ, जाए तब आएगी। अ, और उन्होंने जानबूझ के शायद पहली गज़ल मुझे इतनी मुश्किल सिखाई, पहला सबक, कि ये याद ही ना कर पाया, लेकिन मैंने तैयार कर ली। और जब मैंने उनको दोबारा सिखाया, उन्होंने कहा मैं फिर आऊँगा अगले महीने, और वो आए नहीं। तो मेरी माँ ने कहा कि प्यासे को कुएँ के पास जाना चाहिए, हुँ, कुआँ नहीं आता प्यासे के पास, और मैं खुद जाऊँगी। तो जो आप कह रही थी कैसे सीखा, लगन मेरी और मेरी माँ की। अच्छा। रोज़ मुझे लेकर मेरी माँ मेरे उस्ताद के घर जाती थी। हम रोज़ बिना नागा पानी बरसे या आंधी तूफान, सिवाय जब मेरी परीक्षाएं चलती थी, मेरे इम्तिहान चलते थे, या मेरे उस्ताद किसी प्रोग्राम के लिए बाहर गए हों, उसके अलावा हमारा एक ही रूटीन था कि हम स्कूल से वापस आए, खाना खाया, अपना जल्दी से होमवर्क निपटाया, और 6:30 बजे मेरी माँ गाड़ी चलाती थी, अच्छा। और वो खुद ड्राइव करके हमें लेके जाती थी। और वहाँ 2 ढाई घंटे में वो चाहे आधा घंटा सिखाएं या न सिखाएं, वो, क्योंकि बातें संगीत की हो रही थी, तो हुँ, मैं बहुत कुछ जज्ब कर रही होती थी उस बीच में। और आरती, अब ज़माना मुझे लगता है बदल गया, कैसे-कैसे लोग थे। हमारे उस्ताद वाक़ई में फ़कीर, उनके लिए अ, वाक़ई दीन, मज़हब, सबसे पहले उनके लिए संगीत था। उनकी 2 बेटियाँ थीं, उनके दोनों दामाद हिंदू आए, और उन्होंने यही कहा कि जब मैंने अपना इष्ट सुर को माना है, तो मैं इन सब चीज़ों पे नहीं विश्वास करता। और जितना अच्छा, जितनी खूबसूरत, जितनी सुंदर देवी की, शक्ति की, शिव की, राम पर जितनी सुंदर रचनाएं उनकी हैं, आज तो मुझे लगता है कि शायद ये बताना पड़ रहा है आज। हुँ, पहले तो बहुत नैसर्गिक था, स्वाभाविक था। जितने खूबसूरत हो गज़लों की तर्ज, वैसे ही उतने क्लिष्ट शब्द। अनादि देवी अंबिके, तुम्हें सतत प्रणाम है, ये उन्हीं की तर्ज है। तुम ही समस्त सृष्टि की अनादि आदि मूल हो, अनंत हो, अजेय हो, अछोर हो, अकूल हो। तुम ही पुरुषमयी प्रकृति, तुम ही में सृष्टि लीन है, ममत्व मात्र शक्ति में सभी नियम अधीन है। कभी स्वरूप रौद्र है, कभी ललित ललाम है। अनादि देवी अंबिके, तुम्हें सतत प्रणाम है। ये धुन मेरे बहुत गुरु
राहत अली खां साहब की हैं, जो खुद एक अक्षर नहीं पढ़ पाते थे, एकदम संस्कृत निष्ठ भाषा, लेकिन जैसा शब्द में वर्णन है वैसी ही धुन, वैसा ही स्वरूप की देवी लगता है साक्षात अवतरित हो गई। बहुत खूब, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के। आपने कहा कि लगन, लगन आपकी माँ की भी और आपकी भी। तो कैसे होता था आपका, मतलब कितने घंटे आप रियाज़ करती थी, या अभी भी कितने घंटे रियाज़ करती? उस समय मुझे लगता है कि जो बार बार लोग कहते हैं कि जवानी से बेहतर वक्त इंसान की ज़िंदगी में कभी नहीं आता, जो लोग कहते हैं कि युवावस्था जो है वो आपका सबसे सजग, सबसे सक्रिय समय होता है, वो शायद इसलिए कि उस समय हमारी जितनी इंद्रियां इतनी सजग होती हैं, उस समय सीखने का, परिश्रम करने का, दौड़ने का मादा इतना होता है कि वो 24 घंटे में 24 घंटे भी आपको लगता है कि कम है। कम है। हर घंटे आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और ऐसा 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 बच्चा, ऐसा इंसान जो थोड़ा सा, मैं कह सकती हूँ कि आई वाज सॉर्ट ऑफ मल्टी फेसेटेड। मैं पढ़ाई में भी उतनी ही बड़ी, मतलब अच्छी थी, तो स्कूल में भी बहुत ज़्यादा कह लीजिए सारे विषयों में, सारे सब्जेक्ट्स में। तो मेरे 10th में, 12th में भी मैंने टॉप किया, मेरी यूपी में रैंक थी, 12th में स्टेट में रैंक थी। तो आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। और सुबह उठ कर के ही पढ़ने की आदत थी हमारी, जो हमारे पिताजी ने हमारी डाली हुई थी। तो याद करने का स्कूल का काम सुबह, स्कूल में भी किसी न किसी तरह संगीत चलता रहे इसका मैं तरीका निकाल लेती थी। मिशनरी स्कूल था हमारा, लेकिन हमने वहाँ पहली बार परंपरा डाली सिस्टर से जाके, बात की सिस्टर अब हम लोग होली मनाएंगे, और होली की परंपरा की शुरुआत करी हमने, मैंने खुद, क्योंकि स्कूल प्रिफेक्ट थे। और वहाँ पे बच्चों को क्वायर, बच्चों को राष्ट्रगान, बच्चों को गीत, जूनियर क्लासेस को डांस, तो मैं वहाँ पढ़ाई के संग कुछ ना कुछ कर रही होती थी। शाम के समय भी पढ़ाई करने के बाद 3 घंटा तो रोज़ रियाज़ मेरा होता था उस दौर में। और मुझे लगता है कि हर इंसान का उसके यूथ में उसने जो पढ़ लिया, जो मेहनत कर ली, जो सीख लिया, वो सेकंड हाफ ज़िंदगी का उसी को संवारता गढ़ता चलता है। बिल्कुल। इसलिए जिसने उस समय का सदुपयोग कर लिया, तो वो समझ लीजिए उससे धनी कोई नहीं। बिल्कुल। और लगन की आपने जो बात एक की थी, उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ कि हमने संगीत सीखना, जब पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया लखनऊ, लखनऊ आने के बाद हमने, मुझे लगा कि शास्त्रीय संगीत की यात्रा हमारी जारी रहे, तो यहाँ से मैंने एमयूज़ किया, निपुण किया, 5th ईयर एंड 8th ईयर। और उस वक्त तक मैं प्रोग्राम्स करने लगी थी, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। ओह! और जितने बड़े उत्सव हैं, महोत्सव आजकल के, लखनऊ महोत्सव, गंगा महोत्सव तो पहला शुरू हुआ था 85 में, उसमें हमने शिरकत की। बद्री केदारोत्सव में जोशीमठ गए। उत्तर प्रदेश महोत्सव हुआ था उस समय दिल्ली में, प्रगति मैदान में, मैं उसमें यूपी की आर्टिस्ट के रूप में आई थी। ये सब तब जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो बहुत सारे लोगों को जो लगता है कि मैंने विवाह के बाद शुरू किया, ये ऐसा नहीं है। प्रोग्राम करती रही, और उसके समय क्लासिकल के संग संग कहीं ना कहीं मेरे एक दिल में हसरत थी, मैं कभी अप्पा जी से, गिरजा देवी जी से सीखूं। और मुझे लगता था वो वक्त निकल गया, वो दौर अलग था, आरती शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद ऐसा लगता था, एक प्रोजेक्शन था हम लोगों के दिमाग में, या ढाल दिए गए थे इस तरह से अपने परिवारों द्वारा भी, कि भाई अब जहाँ शादी अब हो जाएगी तो अब उसी की फैमिली, अब जो जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। संगीत एक ऐसी चीज़ है कि हर एक की इच्छा की चीज़ नहीं है, और इसमें जितना समर्पण समय चाहिए वो विवाह के बाद कहाँ कोई स्त्री दे सकती है। लेकिन लगन थी, और विवाह के 10 वर्ष बाद अप्पा जी से मैंने सीखना शुरू किया, मेरे तो गुरु वो गिरजा कैसे देवी हुआ? जी। कैसे हुआ वो? वो सीखना ऐसे शुरू किया कि अप्पा जी से मेरी मुलाकात हुई थी लखनऊ में ही। मैं भातखंडे में पढ़ रही थी और वो प्रोग्राम देने आई थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ सुना था, और सुनने के बाद उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी, और ये कहा था कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बड़ी कमाल की बात है, मुझे अपनी आवाज़ पसंद नहीं थी तब तक, तो बिल्कुल भी नहीं। इतने बड़े कलाकार का ये कहना कि आवाज़, उन्होंने एक शब्द कहा, बड़ी जवारीदार आवाज़ है, और तुम मेरे साथ चलो। और बनारसी में उन्होंने कहा कि तू चल हमरे संगे कलकत्ता,
आईटीसी में वो सिखा रही थी उस ज़माने में, आईटीसी म्यूज़िक रिसर्च एकेडमी। हमरे संगे चला तो मेरी माँ ने बताया कि इसका तो विवाह तय हो गया है, ये कहाँ जा पाएगी अभी। लेकिन 10 साल बाद ऐसा कुछ संयोग हुआ कि नवरात्रि के ही दिन हमारे पतिदेव की काशी पोस्टिंग हुई, और मैंने जैसे ही, ये भी अब कमाल है कि अयोध्या से बनारस वो आए थे एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और मैंने सीधे सीधे अप्पा जी को फ़ोन लगाया कि घर गृहस्थी, 2 छोटे बच्चों के संग मेरा उनको छोड़ के आना तो मुश्किल था, तो देखिए अब बाबा विश्वनाथ जी ने आपके पास मुझे मिलवा ही दिया, क्योंकि उनका नाम गिरिजा है, गिरिजा यानी कि पार्वती जी, देवी। तो मैंने कहा बाबा ने, यानी बाबा विश्वनाथ जी ने ही आपके पास हमको मिलवा दिया। तो 1.5-2 साल तो हम वहाँ रहे, तो रोज़ उनके पास जा कर के सीखना, और तुरंत उन्होंने, क्योंकि वो तब तक मैं सारेगामा में गा चुकी थी और प्रोग्राम्स मेरे होने लगे थे, तो आकाशवाणी की भी ग्रेडेड आर्टिस्ट थी, तो लोग जानते थी, वो भी सुना हुआ था। लेकिन उनके पास जब मैं गई आरती, गुरु क्या, गुरु शिष्य से, बल्कि यूँ कहूँगी कि ये सीखने का भी जो सिलसिला है, या भारत की जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो कितनी कमाल की है कि आप सोचिए मैंने कितना पीछे से कितना सीखा हुआ था। जब मैं अप्पा जी के पास सीखने के लिए गई और मैंने कहा कि अप्पा जी बस अपना लीजिए, तो उन्होंने कहा अच्छा एक ठुमरी सुनाओ। तो मुझे संकोच हुआ कि उनके सामने मैं क्या सुनाऊं, जो खुद ठुमरी साम्राज्ञी हैं, लेकिन गुरु का आदेश था तो मैंने सुनाया। तो उन्होंने सारे गुरुओं का नाम पूछा, किससे किससे सीखा, मैंने पूरी यात्रा बताई उनको। तो उन्होंने कहा कि एक बात बड़ी अजीब है बेटा, कि इतना अच्छा तुम सीखी हो और तुम्हारे गुरुओं ने भी अच्छा बताया तुम्हें, लेकिन तुम सीखना चाहती हो बनारस का पूरब रंग, यानी मुझ जो मेरी विधा है, और इसमें ठहराव है, इसमें चैन है, इसमें बहुत सुकून है, इसमें भाव है, शब्द को बरतने का अंदाज, और वो जब तक पहले का जाएगा नहीं, नया आएगा नहीं। पात्र किसे कहते हैं? जो खाली होता है वही पात्र है। यदि पात्र भरा हुआ है तो उसमें ज्ञान कैसे डाला जाएगा? तो मैंने अप्पा जी से कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, एंड क्लीन मी लाइक अ स्लेट। आप मुझे बिल्कुल ये माने कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मैं आपके सामने पूरा समर्पण कर रही हूँ, आप मुझे ABCD से सिखाएं, आप ये समझ लें से कुछ नहीं आता। तो वो हंसी, बोली कि पुराना जो है उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है, गले में बैठा है 20-25 साल का रियाज। लेकिन मैंने कहा नहीं, और वो दिन था फिर उनकी अंतिम सांस तक, 20 साल तक उनसे, 20 साल का हमारा उनसे जुड़ाव रहा। जब हमारी जहाँ भी तैनाती रही, पोस्टिंग रही, हम उनके पास काशी में या फिर उनके पास कलकत्ता में, और जब वे दिल्ली आती थी तो वो घर पे रुकती थी, या नोएडा आई या लखनऊ आई। तो ये जो आपने ठुमरी, आपने अवधी, आपने हिंदी, आपने जो फोकलोर पे इतना एम्फेसिस किया, जी, इनफैक्ट बहुत कम लोग हैं जिन्होंने फोकलोर को पॉपुलराइज किया, आप उनमें से एक हैं। शास्त्रीय संगीत करने वाले, सिखाने वाले तो बहुत है, लेकिन आपने जो ये हिंदी और अवधी पे जो आपका फोकस था, ये किसकी वजह से हुआ? आरती वो चिंतन था मन का चिंतन इस तरह था कि मेरे 2 विषय ऐसे रहे, एक तो संस्कृत और इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस भी मेरा सब्जेक्ट रहा। और संस्कृत पढ़ने के बाद किसी भी छात्रा को, किसी भी व्यक्ति को भारत का अतीत, भारत का समृद्ध वैभव क्या सांस्कृतिक रहा है, उसके सामने खड़ा हो जाता आके। मुझे जिस दौर में मैं बड़ी हो रही थी, मेरे सामने भारत इतनी तेजी से बदल रहा था, समाज इतनी तेजी से बदल रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हम इतना जड़ों से दूर जा रहे हैं कि आज के समय संस्कृत सीखना तो इतना मुश्किल, लोग हिंदी बोलने में संकोच कर रहे थे, अपनी मातृभाषा को अपनाने से संकोच कर रहे थे। बदलने की इतनी तेजी थी, इतना बदलने की तेजी थी कि अपनी जड़ से इतनी दूर भाग रहे थे। और उस समय मैं जो लोकगीत पहले से गाती रही हूँ, या हमारे जो ख्याल की ठुमरी की बंदिशें हैं, उनके शब्द का साहित्य देखती थी, तो मुझे लगता था कि कितनी अजीब बात है कि हम सुर पे ध्यान देते हैं, गायकी की तैयारी पे ध्यान देते हैं, कितनी कोमलता से गा रहे हैं ये देखते हैं, कितना अच्छा कोई गा रहा है ये देखते हैं, क्या गा रहे हैं, वो शब्द क्या हैं, हमारा ध्यान उस पे क्यों नहीं?
और जो हमारे घर में माई ताई जी वगैरह बैठ करके ढोलक बजाते हुए अनजाने में जो सोहर गा देती थी, जो ब्याह के गीत गाती थी, ऐसा लगता था कि इनको पता भी है कि ये जो एक गीत गा रही हैं, इस एक गीत पर एक किताब लिखी जा सकती है। एक एक गीत किताब लिखने लायक है। उनको नहीं मालूम, क्योंकि वो उन्होंने वैसा का वैसा अपनी दादी से लिया, दादी ने अपनी दादी से लिया। और आरती, मैं तो बार बार कहती हूँ कि ये देश की संस्कृति बची हुई है हमारे भारत की स्त्रियों के कारण। क्योंकि जितने भी जब भी गुरुकुल नष्ट हुए, तोड़े गए, तो घरों की स्त्रियों ने वो गुरु की भूमिका निभा ली। और जितना ज्ञान था, जितना भारत की ज्ञान परंपरा थी, जितना नॉलेज ट्रेडिशन था, वो रसोई में ले आई, घर के तीज त्योहार परंपरा में ले आई, गीत संगीत में ले आई। जो सिखाना, मैं आपको बताऊं 2-3 चीजें। आप बताइए, मंदिर में तो पुजारी करता है, लेकिन घर में भी दादी घंटी बजा के प्रसाद में छोटी सी अपनी लुटिया में जल में वो तुलसी के दल आपको देती है रोज खाने को। हर बच्चा बिना सवाल करे तुलसी के दल लेता ही है। ये दादी की सीख, दादी की जो मसालदानी है घर की, वो अपने आपने में एक पूरी एक कह लीजिए डिस्पेंसरी है। हर तरह से जितने तीज त्योहार थे उनमें कब क्या हो, कब अन्न का सम्मान हो, जाड़ा है तो कब क्या खाना है, गुड़ खाना है, तिल अष्टमी हमारे यहाँ तिल संक्रांति होती है, गर्मी आई तो सत्तू संक्रांति हमारे यहाँ होती है। तो ये एक मुझे लगता है कि ये इतना अंडररेटेड एस्पेक्ट है ऑफ आर विमेन एंसेस्टर्स। मुझे लगता है कि दिस इज डीपली इग्नोर्ड एंड टेकन फॉर ग्रांटेड एज वेल। आज दिक्कत क्यों आ रही है? आज सबके सब अपने आप को होलिस्टिक सेंटर में ले जाना चाहते हैं, या फिर अपने आप को डिटॉक्स कराने के लिए लेके जाना चाहते हैं। लेकिन पहले के जो व्रत थे वो डिटॉक्सिंग तो थे। उस समय उनको पुरानी बातें, पुरानी परंपराएं कहना, मैं ये चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ों का मैंने हमेशा बहुत सकारात्मक रूप देखा। और मुझे लगा कि एज एन आर्टिस्ट, एज अ थिंकिंग आर्टिस्ट, एज समबडी हु कैन थिंक what is the need of the hour, I think this should be taken forward। और उस समय मैंने सोचा कि इन गीतों को पहले तो संकलित करें, इन तो गीतों को मुख्य मंच। भोजपुरी अवधी इसमें कैसे आप घुसे? ये मेरे तो पालन पोषण जो था, गोरखपुर में 8 वर्ष तो पूरी भोजपुरी भाषा के क्षेत्र है, और अवधी परिवार है क्योंकि रहने वाली लखनऊ, और पिताजी तो अपने हमारी भाभी ताई आई जी से सब घर में अवधी में बोला करते थे। अच्छा। और फिर हम जैसे हमारी जो गुरु बनारस की, तो बनारसी में ही हम लोग बतियाते, वहाँ पे हम लोग खड़ी बोली में नहीं बात करते। बनारस के कोई भी कलाकार हम लोग आपस में मिलते हैं अभी भी, तो हम लोग की खड़ी बोली हिंदी में बात नहीं होती है। अच्छा, तो अभी भी खाना भइल, हाँ देर टाइम हो गए, उनके बुलावा चला आज बैठकी हुई, आज कार्यक्रम के बाद आज बैठकी हुई, आज सुनल जाई उनके, देखा बड़ा घाम बा, तो हम लोग उसी में बात करते हैं। और उसी के कारण आपके जो आपका उच्चारण है या आपका जो कहन है किसी भी गीत का, उसमें एक स्पष्टता आती है। क्योंकि जब तक आपकी वो जड़ वहाँ नहीं है, एक्सप्रेशंस, आप समझ रहे हैं ना, म्यूजिक में एक्सप्रेशन होता है किसी भी चीज़ को कहने का। यदि वो ठेठ देशज आपका एक्सप्रेशंस की समझ नहीं है, उस डायलेक्ट की समझ नहीं, उस गाने का संप्रेषण आप नहीं कर पाएंगे। तो भोजपुरी अवधि इस तरह से होता चला गया। अब मैं आपको एक यहाँ पे एक उदाहरण दे रही हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ एक, और उस उदाहरण से आप ये सोचें कि मुझको एक गाना मिला जो कि बच्चे के जन्म पे गाया जाता है। बच्चे के जन्म पे गाए जाने वाले सोहर में ये कल्पना है कि ये एक पति पत्नी का संवाद है, और साहब लगा हुआ है, यानी कि ये राजा दशरथ और कौशल्या का संवाद है। अच्छा। उसमें कौशल्या प्रश्न कर रही हैं दशरथ से, कुइया खदावे कौने फल मोरे साहिब साहिब हो, झोकवन भरे पनिहारिन तब फल मिली हैं, तब फल मिली हैं सुनहु हो। ए राजा दशरथ, ए साहब, ये बताओ कुआं खुदाने का क्या लाभ है? राजा उत्तर देते हैं, जब राह चलती पनिहारन भर भर जल लेकर के घर जाए, तब तुम्हारे कुआं खुदाने का फल है।
आगे आता है, अमुआ लगावे कौन फल मोरे साहिब, साहिब हो राही बाटे जौन अमवा खई है, तब फल मिली है, तब फल मिली है, सुनहु हो। अच्छा राजा दशरथ, ये आम के पेड़ लगाने का क्या औचित्य है, क्या फल मिलता है? दशरथ उत्तर देते हैं, आम के फल का असली लाभ तभी है जब राह चलता हुआ कोई भूखा पथिक भी उस फल को तोड़कर अपनी भूख मिटा सके। यानी दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, आज के फार्म हाउस में जैसे लग जाते हैं अपने लिए। और आगे वो कहती, पोखरा खदावे कौन फल मोरे साहिब, साहिब हो। पोखर यानी तालाब खुदाने का क्या लाभ है? उत्तर आता दशरथ का, गैया पीवे जुड़ पनिया। गैया जितने जितने जीव सड़क पे चल रहे हैं वो उससे अपनी प्यास मिटा सके, तब किसी के भी पोखर खुदाने का लाभ है। अंत में कहती है, पूता जन्म कौन फल मोरे साहिब, साहिब हो। अच्छा राजा दशरथ, ये बताओ कि संतान के जन्म का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है? दशरथ उत्तर देते हैं, दुनिया आनंद जब मनई है, दुनिया मंगल जब मनई है, तब फल मिली है, तब फल मिली है, सुनो हो। सुनो राजा दशरथ, संतान के जन्म के पीछे क्या उद्देश्य और लक्ष्य है? दशरथ उत्तर देते हैं कि रानी सुनो, जब तुम्हारी संतान के पैदा होने से संसार को आनंद हो, उसका मंगल हो, यानी उसका कल्याण हो, तब तुम्हारे संतान जन्म देने में हित है। यानी बच्चा पैदा करने के लिए नहीं करना है, वो विश्व को आनंद देने के लिए, विश्व का हित करने के लिए, कल्याण करने के लिए आ रहा है, तब ऐसी संतान का होना आना सार्थक है। ये गीत पूरा का पूरा परोपकार पे है, लोक कल्याण पे है, कि कैसे पूरी जो आपका जीवन है वो दूसरों के लिए हो। और हमारी दादियाँ ऐसे ही गाती थी। तो मुझे लगा कि ये सिर्फ गाना नहीं है, इन गानों में तो वो शायद गाने के बहाने कितनी सीख दे रही थी। आज हम जब बोलते हैं अहिंसा परमो धर्मा, आज हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, आज हम जब कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो ये जितनी भी हमारे जीवन दर्शन हैं, इस सारे लोकगीतों में समय कम है, मैं तो आपको इस पे एक एक सूक्ति पे एक एक 10-10 गाने सुना सकती हूँ। तो मुझे ये लगा आरती कि इन गानों को, उस समय मंच इन गानों का नहीं था। भोजपुरी में भी एक पॉपुलर स्ट्रीम थी जिसमें कि आपको मालूम है कि मनोरंजन की दृष्टि से ज़्यादा देखा जाता था कि भाई वो उस पर लोग नाच लें, झूम लें, गा लें। तब मैंने तय किया कि मुझे एक ऐसा रास्ता अपनाना होगा जहाँ पे संगीत है तो रंजन के लिए रहे, मनोरंजन तो है लेकिन रंजन रहे, और वो रंजन ऐसा हो कि जब मेरा कार्यक्रम सुन के लोग घर जाएं तो उनके हृदय में, मस्तिष्क में कुछ बातें रह जाए। वो गाना सुन के जाएं तो उनको लग जाए नहीं नहीं, बुआ जो गाती थी वो ठीक गाती थी, जो घर में हमने ढोलक अपनी हटा दी घर से वो बड़ा गलत किया, दादी जो गाती थी वो ठीक कह रही थी। तो ये मेरा उद्देश्य रहा और पूरी जिंदगी इसी में समर्पित कर दी। सो फिलोसॉफिकली बेसिकली आपने फोकलोर में अपनी फिलोसफी, अपना जो कल्चर, हेरिटेज, वैल्यू ट्रेडिशंस उसको कैरी किया। आपने कहा कि गिरजा देवी जी ने आपको क्लीन स्लेट, जिसको आपने कहा कि आप क्लीन स्लेट की तरह ट्रीट कीजिए, उससे पहले की गायकी और उसके बाद की गायकी, क्या ये दो डिफरेंट सिंगर्स थे या बन चुके हैं दो डिफरेंट सिंगर्स? क्या आप देखती हैं कि गिरजा देवी से पहले आप एक अलग कलाकार थी और गिरजा देवी की जिनसे आपने सीखा एक अलग कलाकार बनी? निश्चित रूप से दो अलग मालिनी हैं, उनमें बहुत अंतर है। अंतर गाने में निश्चित रूप से आप जब ऐसे इतनी बड़ी गुरु से इतने सालों सीखते हैं तो वो असर आप में आता है, वो आपको और मैच्योर बनाता है, आपको और मांझता है, संवारता है। और मुझे लगता है कि भारत की जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है उसमें आप गुरु से सिर्फ संगीत भी नहीं सीखते, आप जीवन जीने की कला भी सीखते हैं। और जो संगीत का आध्यात्मिक पक्ष है वो मैंने अपने गुरु से बहुत सीखा। और उसमें एक चीज़ जो और ऐड ऑन करती वो बनारस का जो पूरा प्रभाव है मेरे जीवन में,
वो मुझे लगता है सब मिला करके मैं कहूँगी कि ये दो अलग अलग मालिनी हैं बिल्कुल। तो जो कहते हैं बिल्कुल कि गुरु गोविंद दो मूल्य, तो वही हमारे लिए तो वही स्थिति होगी कि मुझे गोविंद ने गुरु से मिलाया, यानी कि काशी में ही मुझे अप्पा जी मिली और मुझे पूरी तरह से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। जीवन किस लिए हम जी रहे हैं, क्या करने आए हैं, और संगीत का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, गुरु से बहुत कुछ सीखा। कई लोग शायद ये कहेंगे कि मालिनी अवस्थी जी ने एक बहुत बड़े ऑफिसर के साथ उनकी शादी हुई और उनके शायद कई सारे रास्ते खुल गए। आप हर प्लेटफॉर्म पे है, सब जगह आपको इनवाइट मिलता है। पर कई शायद ये भी कहेंगे कि जिस माहौल से आप आई और आपने कहा कि शादी के बाद 15 साल तक आप बच्चों में आप व्यस्त रही, फैमिली में व्यस्त रही। तो ये कैसे हुआ कि आपने अपना एक तो करियर, आपकी जो अपनी एस्पिरेशन वो भी फुलफ़िल की और साथ ही साथ तो मेरे असल में सवाल 2 है। एक तो ये कि आपके पति का कितना योगदान है हम्म। और दूसरा ये कि क्या उनकी वजह से आपको ऐसे मौके मिले कि आपका नाम और भी बड़ा हुआ? हमारा जो पूरा समाज है ये बहुत ही परसेप्शन पे जीता है, और ये ऐसा है, हमेशा से रहा है, तो इसको तो मैंने बहुत जल्दी स्वीकार लिया, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको स्वीकारनी होती हैं, क्योंकि अ, इन शंकाओं का, इन सवालों का उत्तर कुछ हो नहीं सकता। तो मैं, लोगों को लगता है कि मेरा विवाह एक आईएएस ऑफिसर से हुआ है। मेरे हृदय में सिर्फ ये है कि मेरी शादी एक बहुत बढ़िया इंसान से हुई है। जैसे सबके काम हैं, उनका भी काम है। वो एक ब्यूरोक्रेट है, आईएएस ऑफिसर हैं। और आरती, हम हर समस्या जानते हैं कहाँ होती है? समस्या तब होती है जब हम आज के समय के संदर्भ में उन प्रश्नों के जवाब ढूँढते हैं। बिल्कुल। आज से 34 साल पहले मेरा विवाह हुआ। 34 साल पहले लड़कियों का समाज में गाना, स्टेज पर आना, और उत्तर प्रदेश में हम बहुत छोटे-छोटे गाँव, कस्बों में रहे हैं। वहाँ पर मंच पे जाना, वो कितनी बड़ी एक क्रांतिकारी बात थी, ये आजकल की बेटियों को नहीं समझ में आएगा, और ना वो शायद उसकी गंभीरता को समझ सकेंगे बिल्कुल। कि वो कैसा समय था, कैसा दौर हमने देखा है, हमने कितना संघर्ष किया है। अ, सच तो ये है कि बहुत सी जगहों पे इनके ऑफिसर होने के नाते मैंने पीछे कदम खींचे हैं, पीछे कदम खींचने पड़े हैं। उसका कारण ये कि कई जगहों पर अ, आपको मालूम है कि भई इनकी सेवा ऐसी है, संवेदनशील नौकरी है, या कई जगह पे जिन पदों पर स्थापित हैं, वहाँ पे किसी ने बुला लिया, तो बहुत जगह तो ये होता था कि एक बार जब इनकी बल्कि इसको यहाँ से आप ले सकती हैं कि इसके जितने फ़ायदे इसके 2 उत्तर, बड़ा रोचक उत्तर देती हूँ, ऐसे सुनें। इसका बड़ा रोचक उत्तर होगा कि दुनिया को ये लगता है कि मेरी शादी जिनसे हुई है वो एक आईएएस ऑफिसर है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी शादी एक बड़े शानदार, बड़े अच्छे इंसान से हुई है, जिनका काम है ये सेवा। मेरे तो संगीत खत्म होने के चांसेस ज़्यादा थे प्रशासनिक सेवा में आने के बाद, इनके ऐसी शादी होने के बाद। कारण ये कि 35 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई कलाकार मतलब मंच पे गाए। यहाँ शौकिया गाना सबको अच्छा लगता, कहते हैं ना, क्रांति दूसरे के घर से अच्छी लगती है, अपने घर में कोई नहीं चाहता। तो अपने घर में कोई जो मंच करे और गाए, इस प्रकार की उदारता वहाँ पे उस समय समाज में थी। उस समय करना, तो कई जगह पे हुआ उल्टा कि जैसे मेरी शादी हुई, तो जो कार्यक्रम विवाह के पहले आ रहे थे वो अपने आप ही आने बंद हो गए। ओह! ये ऐसा हुआ? बहुत हुआ। और एक मैं नाम नहीं लूँगी, कानपुर का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है जो कि इस समय भारत के बहुत बड़ा उद्योग, इस समय सफल उद्योग है। उन्होंने प्रोग्राम के लिए हमारे लिए कहलाया, तो उन्होंने जिनसे कहा, उन्होंने हमको बोला, तो वो अ, मैंने संकोच में इनसे पूछा ही नहीं अपने हस्बैंड से कि कार्यक्रम के लिए जाऊं, क्योंकि मुझे
अपने आप लगा कि मैं वहाँ अब कैसे जाऊँगी, उस समय की बात है ये। तो वो बड़े दिनों बाद हमसे मिले और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आपने क्या प्रोग्राम छोड़ दिए हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं रेडियो दूरदर्शन में कर रही हूँ। तो मिलने के बाद उन्होंने मेरे पिताजी से शिकायत की कि इतना अच्छा ये गाती थीं और हमने इनको कानपुर में देखिए प्रोग्राम के लिए बुलाया तो इन्होंने मना कर दिया। तो पिताजी ने हमको कि उन्होंने फादर ने इतनी मेहनत की थी, उन्होंने मुझे देखा तुमने कार्यक्रम के लिए मना किया। मैंने कहा कि मना क्या किया, हमने टाल दिया। बोले नहीं, यही तो होता है टालना। उसके बाद फिर कहानियाँ बन गई हमारे लिए इतनी सारी कि वो तो अब शादी हो गई उनकी वहाँ, अब ये कहाँ प्रोग्राम करेंगी। तो वो लोगों ने अपने आप ही मान लिया कि अब इनको तो कार्यक्रम की ज़रूरत नहीं है, ये अब गाएंगी भी नहीं। और तीसरा, जो इवेंट्स बीच में बुक करते हैं तो उनको ये, वो मोबाइल का ज़माना था नहीं, तो वो पहुँचे कैसे हमारे तक, वो कैसे संपर्क करें, तो डरते थे इनसे कि इनकी तो भैया वहाँ पे वैसा वाला मामला है, तो भैया दूर ही रहो। तो लाभ के बजाय तो मुझे लगता है कि मुझे शुरुआती दौर में तो उसका एक तरह से, तो क्या इसीलिए 15 साल आप नहीं, वो लगभग मेरी चॉइस थी। जो मैंने बताया, मैंने प्रोग्राम के लिए खुद मना हम्म, किया। लेकिन कई बार इसमें अच्छे कार्यक्रम आते हैं, कई बार बहुत अच्छे मंचों के जगह पे, लेकिन वो फिर लोगों ने भी मान लिया था कि करेंगे नहीं। मेरे दोनों बच्चे बहुत जल्दी हुए और दोनों छोटे थे। और तो क्या अवनीश, क्या आपके पति ने कभी आपको पूछा नहीं कि आप क्यों नहीं कर रही हैं, या क्या आपने पूछा उनसे कि आपको करना चाहिए कि नहीं, कि नहीं, आप संकोच में ही संकोच उसमें था। ही रही? इनफैक्ट जब दोनों बच्चे हमारे हो गए, क्योंकि वो सोचने समझने का वक्त नहीं मिला, हमारे 3-4 साल में हमारे दोनों बच्चे हो गए थे। तो इतना, वी वर सच हैप्पी कपल। और शादी के बाद एक जो खूबसूरत समा होता है, जो समय जिसको मुझे लगता है कि हर स्त्री का के लिए सबसे सुख के आनंद के पल के विवाह हुआ है, परिवार, बच्चे और नया नया, इनके लिए भी नई नई सेवा थी हमारे लिए। तो वो पूरा एक चक्कर हमने उसका आनंद लिया था। तो ऐसा लगता नहीं था कि जीवन में कहीं कुछ छूट रहा है या कुछ रिक्तता है। यही तो होता है जीवन में कि आपको पता भी नहीं चलता। आकाशवाणी की कॉन्सर्ट्स आती थी, वो मैं करने के लिए 1-2 बार आया। तो वो बहुत दूर, छत्तीसगढ़ में, तो कभी कहीं राजस्थान में। लेकिन मैं जाऊं कैसे, बच्चों को कौन देखेगा। तो मैं मना कर देती थी कि मैं नहीं जा पाऊंगी। एक बार रायपुर के कॉन्सर्ट आई और दोनों बच्चे हो गए थे। उस समय इन्होंने मुझसे कहा कि तुम आकाशवाणी की इतनी कॉन्सर्ट्स, तुम प्राइवेट प्रोग्राम नहीं कर रही हो, तो सरकारी इसमें तो जाओ। मैंने कहा 2 बच्चों को लेके मैं कैसे जाऊंगी। तो आप सोचिए, उसमें यात्रा मेरी सास मेरी माँ तो दोनों उस वक्त साथ तो गए। आपको पता चला होगा कि आपके पति को तो कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, नहीं, इनको कोई आपत्ति शुरू से कहाँ थी। व्हेन ही मैरिड मी, ही मैरिड एन आर्टिस्ट। यस। जब इन्होंने शादी हमारी हुई है तो उन्हें तो पता था। इन्हें बल्कि ये अच्छा नहीं लगता था कि मैंने सारा इस सुख के सागर में गोता लगाते हुए संगीत को कहीं किनारे रख दिया है। इनके लिए ये अच्छा नहीं इनको लगता था। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई करे, लेकिन उस करने में जो प्रैक्टिकल दिक्कत है वो तो हम ही को देखनी थी। भाई हम तो नहीं, जैसे भाई आदमियों का क्या है, बच्चे को छोड़कर सुबह गए काम के लिए 8 बजे, रात में 8 बजे आ रहे हैं, क्योंकि देयर इज समबडी टू टेक केयर ऑफ द हाउस एंड चिल्ड्रन। लेकिन हम यदि जाएंगे तो कौन देखेगा बच्चों को। तो मुझे लगता है कि वो समय तो मेरे लिए परिवार में देना ज़रूरी था। और हमारी और अवनीश की अपने भी, मुझे लगता है कि मैं आज ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी वर्किंग है, मेरी बहू भी, और आजकल सारी लड़कियाँ काम करती हैं। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आप लोग आज काम कीजिए, काम के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, मत कीजिए, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ज़रूर ज़रूर, इफ़ यू हैव फाउंड अ लाइफ पार्टनर, यदि आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया है या आपकी शादी हो गई, यू आर हैप्पी, तो प्लीज़ डू स्पेंड क्वालिटी टाइम to strengthen the foundation. Yes. That is my message to all working women today. It is so important कि आपकी बाद में तो मुझे लगता है कि उसी पे पटरी पे गाड़ी आगे चलती है, क्योंकि आप इतना एक दूसरे को समझते हैं, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप में हो जाती है। तो ये जो आपने बोला कि जो आपका मूल सवाल था, कि आज तक मुझे कई लोग इस बात के लिए, पहली जब बात होती तो एक सवाल ये ज़रूर पूछते हैं कि भाई ये आईएएस ऑफिसर है। हमने कहा कि आप इसको इस तरह क्यों नहीं देखते कि मैं कलाकार हूँ, ये भी एक आईआईटी कैसे इंजीनियर हैं जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं। और हम दोनों नहीं चाहते थे कि हम अपनी पहचान से कोई समझौता करें, लेकिन उस पहचान को बनाए रखने में हमको एक दूसरे की मर्यादा बनाए रखनी थी। तो वो जाहिर है कि उसमें हमने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस कई बार इस तरह के थे कि ऐसे आयोजन, ऐसे कार्यक्रम, ऐसी जगहें आई
जहाँ पर सीधा सीधा इनका इंटरफेरेंस था, तो हमने बैकआउट किया या हमने नहीं किया। तो या कई जगह पे लोगों को लगता था कि उनको क्या बुलाना, वो तो एक परसेप्शन जो होता है आपका कि पहले से लोगों को पता है। तो मुझको ये बहुत पहले से बात मालूम थी कि मुझे तिगुनी मेहनत करनी है टू प्रूव माई सेल्फ, क्योंकि वॉट एवर लिटिल आई विल डू will always be projected because you reached here because you are somebody's wife. So I had to work 4 times more maybe. और मुझे ये लेकिन इतना विश्वास था आरती कि पुराना दोहा है कि रसरी आवत जात रे पाहुन पड़े निशान, यानी कि रस्सी को बार बार पड़ने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो मेरा परिश्रम, मेरी लगन, मेरी नीयत, वो अपने आप लोगों को समझ में आएगा। ये जिसको जो सोचना वो सोचे। और मेरे लिए अवनीश के ऑफिसर होना से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो इतने खुले दिमाग के, इतने खुले जहन के एक मित्रवत पति हैं। और हाँ, एक बात का ज़रूर मैं स्वीकारना चाहूँगी कि इनकी सेवा का जो मुझे लाभ मैंने लिया, वो लाभ ये था कि ग्रामीण अंचलों की जो इनकी तैनातियाँ थीं, वो मैं खूब छक के मैंने उसका आनंद लिया। और जो भारत मैंने अपने पिता के साथ गांव कस्बों में मरीज़ों के गांव पापा के संग जाते हुए देखा, वैसे ही इनके जितने गांव के दौरे थे उसमें जाकर देखा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को या अपने भारत की पूरी उस मिट्टी को देखने की और परिपक्व दृष्टि मुझे उसके कारण मिली कि वो आपको मेट्रोज़ में नहीं मिल सकती, वो बड़े शहरों में नहीं मिलेगी। तो वो मुझे गांव में, कस्बों में, ये जहाँ पर दौरे पे हैं, विद्यालय में गए हम, विद्यालय में ही रात का प्रवास है, बिजली नहीं है उस समय का उत्तर प्रदेश, बिजली नहीं है, हम वहीं पे सो गए, वहीं पे खा रहे हैं। औरतें आ गई 15-20 बैठने के लिए, दुल्हन कितना लड़का है तुम्हारे? हमने कहा कि 2 ही बच्चा। नहीं, लड़का कितने हैं? हमने कहा लड़का 1 है, लड़की 1 है। आए जाओ, तुम तो भोजपुरी बोलती हो। आई बताओ मैडम ने कहा, मैडम ना कहो, नाम से पुकारो हमको। अच्छा ये बताओ, खाना रसोई सब कुल कर लेते हो? हमने कहा काहे नहीं बनाई लेते, हम सब बनाई लेते हैं। तो हमरे संग चलो, उनके संग उनके घर जहाँ खाना बन रहा था हम लोग साथ में चले गए। वो जो देखा है वो मेरे गीत संगीत में छलक करके आता है। वो लाभ मैंने अवश्य लिया, क्योंकि और दुर्भाग्यवश अभी उल्टा हो गया है कि अब मुझे लगता है कि लोगों को, उस समय भी मैं सुनती थी कि लोगों को वहाँ मच्छर, गंदगी और गर्मी नज़र आती थी, मुझे तो वही सुगंध नज़र आती थी। आप ये जानती बहुत अच्छे से आरती कि हम लोग एक बड़े पूर्वाग्रही समाज में रहते हैं, जहाँ पे पीपल लाइक टू जज यू ऑन योर फेस वैल्यू। आप कौन है, आपकी क्या तनख्वाह, आपका क्या बैकग्राउंड, कहाँ शादी हुई, कौन, और ऐसे ही समाज चलता आया है, ये ऐसे ही चलेगा भी। तो ये सबके मन में जिज्ञासा रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि कला की जो सबसे सुंदर बात ये है कि वो छिप नहीं सकती। यदि आवाज़ है, यदि गायकी है, यदि उसमें थोड़ा भी दम होगा, 2% भी, तो वहाँ पे आप उसे नहीं दबा सकते, उसे छिपा नहीं सकते। यू कैन नॉट चीट अ टैलेंट। वहाँ पर यदि किसी कलाकार के भीतर यदि ज़रा भी हुनर है तो वो सामने आएगी ही, वो तो दिखाई देगी। एंड देन इट इज़ फॉर एवरीवन टू जज कि वो आदमी के अपने दम पर है या किसी और के। और दूसरी बात आरती, एक बात मुझे बड़ी आश्चर्य करती, कभी कभी मुझे लगता है मैं लोगों से ये पूछूं कि क्या ऐसे लोग ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी का हस्बैंड IAS ऑफिसर हो तो ऐसे में बीवियों घर बैठ जाना चाहिए? क्या इसका मतलब ये है? जब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, हम बात करते हैं कि स्त्री को अपने जो भी उसके भीतर क्षमता है उसको निखारे, उसको बाहर लेकर के आए, लेकिन क्या उसका वो टैलेंट या उसका हुनर सिर्फ इसलिए ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि या उसका जीवन साथी एक तथाकथित प्रिविलेज बैकग्राउंड से है? मैंने तो उसको प्रिविलेज नहीं बनाया। मैंने आपको जैसे कहा, मेरे लिए तो ज़्यादा संघर्ष हो गया, बल्कि ज़मीन पे पैदल चल करके, पूरे हिंदुस्तान की अकेले यात्रा करके, पूरी एक एक गांव की यात्रा करके, भारत के गीतों को इकट्ठा करके जब मैं गाती हूँ तो अब मुझे अच्छा लगता है कि इतनी मेहनत के बाद, इतने समय के बाद
लोगों को समझ में आता है कि नहीं, आई थिंक हमारे दिमाग में एक दूसरी छवि थी या दूसरा सोचा था। होता क्या है कि मुझे लगता है कि आरती गलती भी नहीं है। हमारे देश में जहाँ पे इतनी गरीबी रही है, जहाँ पर इतने लोगों के हुनरों को अवसर नहीं मिला है, वहाँ पे एक लंबे वक्त तक प्रिविलेज क्लास की ही बपौती रही है। बिल्कुल। ये सच बात है। जो एक अभिजात्य वर्ग है उसने तय किया क्या सही है क्या होगा, और अभिजात्य वर्ग के प्रति इसलिए कहीं ना कहीं एक, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो एक राजनीति से आए हुए लोग हों, उनके प्रति एक स्वाभाविक, मुझे लगता है लोगों के मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। तो यदि उस पृष्ठभूमि से कोई आता है तो वो सुनेंगे बाद में, प्रश्न पहले होगा, संदेह पहले होगा। तो मैं इसलिए वहाँ पे क्षमा कर देती हूँ। मैं भी वहाँ पे उदार मना होकर के मिलती हूँ कि भैया सुन लो, क्योंकि आवाज़ है, जो सीखा है गुरु का है, सामने है, ये न छिपेगा ना दबेगा, ये सामने है, और यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं हो सकती। सुर के आगे बेईमानी नहीं है। बिल्कुल। मालिनी जी, आपके जीवन काल में संगीत, स्पेशली फोक का लोर भी जो है, फोक सिंगिंग भी जो है, काफ़ी उसमें बदलाव आया है। आज की Yes. डेट में हम इंस्टा पे है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, सब जगह है। और आज क्या लग रहा है आपको, क्या सबसे बड़ा चुनौती क्या है आज के कलाकारों की, और उनके लिए क्या रास्ते हैं आने वाले समय में? जैसे सब कुछ बदल गया है, संगीत की दुनिया भी बहुत बदल गई, एंटरटेनमेंट का नज़रिया बदल गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बदल गई, और इसमें बहुत मुश्किल कलाकारों के लिए। कोविड के बाद स्थिति वैसी हो नहीं पाई, और सबसे बड़ी एक इसमें समस्या ये कि अब इतना कुछ, मतलब रील्स के युग में हम लोग आजकल जी रहे हैं। आजकल इंस्टा रील्स का ज़माना है, जहाँ पे आप 15 सेकेंड्स 20 सेकंड में आप सुन लेना चाहते हो, आनंदित हो लेना चाहते हो, और तारीफ भी कर देना चाहते हो। आप सोचिए वहाँ पर, जहाँ पर 1.5 घंटे के राग रागिनी है, जहाँ पर 20-20 कड़ियों का एक-एक लोकगीत है, वहाँ पर उस पवित्रता को बनाए रखने की एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है कलाकारों के सामने। मैं तो अक्सर ताज्जुब करती हूँ कि मैं इक्विप्ड हूँ, कि मुझे अच्छा लगता है तो थोड़ा टेक्नो फ्रेंडली हूँ कह सकते हैं, तो इसलिए मैं अपने आप हैंडल करती हूँ। लेकिन मैं बहुत सारे कलाकारों को जानती हूँ, शास्त्रीय संगीत के भी कलाकार, जो फेसबुक पे नहीं हैं, जो किसी उस मीडियम में नहीं हैं, और उनको कुछ हैंडल करना भी नहीं आता। कभी उनके बच्चे या कोई शिष्य कोई कार्यक्रम होता है तो उसको पोस्ट कर देते हैं। ये एक इतनी बड़ी समस्या है कि मैं बस चाहती हूँ कि दर्शक और श्रोता भी ये समझें इस बात को, कि हम उस भारतवर्ष के हैं कि जब इंस्टा और ये दुनिया इतनी भागती दौड़ती दुनिया नहीं थी, तब हमारे यहाँ ऐसे ऐसे एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी को आज भी हम सुनते हैं सुबह उठ के, आज भी लता जी सुनी जाती हैं, आज भी मैं अभी स्पेन होकर के आई आरती, और वहाँ पर अभी भी पंडित रविशंकर जी अ, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं संगीत में। तो आपको लग रहा है कि ये जो हमारी हेरिटेज थी, ये जो हमारा एक कल्चर था, कि सालों साल गुरु शिष्य सालों साल मेहनत करते थे और कहीं पहुंचते थे, और वो वाला कल्चर अब खत्म हो रहा है? खत्म नहीं हो रहा, खत्म तो हो नहीं सकता। हम्म। जो देखिए, गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक ऐसा अंग है, वो कभी नहीं समाप्त होगा। वो ऊपर नीचे कम ज़्यादा, इस समय आप मुझसे पूछिए तो शास्त्रीय संगीत सीखने वाले ज़्यादा है। बच्चों की तादाद बढ़ी है। ऐसे माता पिता की तादाद बढ़ी जो चाहते हैं कि बच्चा संगीत करना चाहता है, गायक बनना चाहता है, संतूर सीखना चाहता है, तो वो उस ओर अपने बच्चे को प्रेरित करना, ये तो बदलता हुआ नज़रिया है। लेकिन उसका दूसरा जो एक पक्ष है वो ये निश्चित रूप से है कि वही बच्चा सीखने के बाद 3-4 बरस में मंच चाहता है, 3-4 बरस में वो रियलिटी शो का हिस्सा बनना चाहता है, और 3-4 बरस में ही वो उसके इतने इंस्टा और इतना उसका डॉक्यूमेंटेशन नेट पे हो चुका होगा जितना उसके गुरु और गुरु के गुरु का जिंदगी में नहीं होगा। ये आज का यथार्थ है। तो वो कभी कभी मुझे लगता है कि एक दुखद स्थिति है कि जो हमारे जितने, मैं जो बात कह रही थी कि हम उसी भारत के वासी हैं कि जहाँ पे आज भी जो प्योरिटन्स हैं उनकी वक़्त है। आज भी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, पंडित रविशंकर जी का कोई तोड़ नहीं है, भीमसेन जोशी जी का कोई तोड़ नहीं, इनका कोई विकल्प नहीं है। तो आज भी मुझे लगता है कि ऐसे गुरु जो न ट्विटर पे हैं, न फेसबुक पे हैं,
उन्हें सुनने के लिए आज भी भीड़ सुनकारों की जाती है। नए बच्चों जो हैं उनको मुझे लगता है शास्त्रीय संगीत सुनने का एक अच्छा माहौल बन रहा है। शायद उसका कारण ये है कि आरती हम लोग के समय में तो ये सुविधा नहीं थी कि हमने एक चीज़ रेडियो में सुन ली कोई बेगम अख्तर जी की गज़ल, निर्मला देवी जी की ठुमरी, फिर हम लोग प्रतीक्षा करते थे अब जाने कब ये सुनने का मिलेगा। या तो रिकॉर्ड खरीदो, रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा तो फिर वो कैसेट में उपलब्ध हुआ, और अब तो यूट्यूब में आप जब चाहिए उनको सुनिए। उनकी पुरानी पुरानी 100-100 साल 80 साल पुराने कलाकारों उनकी रील्स अब इस समय आ रही हैं। तो उसका सकारात्मक पक्ष ये ज़रूर हुआ है कि नए बच्चे शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं, लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग कलाकार हैं उनके पास इस तकनीक से जुड़ करके अपना काम चलाना बड़ा मुश्किल, क्योंकि 3 एस्पेक्ट आपको बता रही हूँ। एक तो मेल, मेल पे सारे प्रस्ताव आजकल आते हैं, मेल पर उत्तर आते हैं। सारे लोक कलाकारों के पास ईमेल है ही नहीं, और वो कैसे, वो तो अभी भी फ़ोन ही जानते हैं। और ये लोग हमारे यहाँ तो अधिकतर लोक कलाकार फ़ोन भी बदलते रहते हैं, जहाँ डेटा खत्म मतलब कि फ़ोन सिम दूसरा बदल दिया। हाँ। आप हम लोग बुलाते हैं अपने कलाकारों को, एक हमारे यहाँ है जो सोनभद्र में करवा करते हैं कतवारू, तो हमारे पास कतवारू 1, कतवारू 2, कतवारी 3, क्योंकि वो सिम बदलते रहते हैं, जहाँ पैसे खत्म सिम बदल दिए। तो वहाँ पे जिस भारत में, जब हमने आज से 8 साल पुराना किस्सा बता रही हूँ, मैंने कतवारू से कहा कार्यक्रम करना है, गुवाहाटी चलना है साथ में हमारे, तो वो बोले कि दीदी पैसा भेज दो पहले एडवांस। तो हमने कहा ठीक है, अकाउंट नंबर, तो अकाउंट तो हमारे लगे है नहीं। तो मैंने कहा कि अच्छा, वो एक व्यक्ति थे वहाँ पे बनारस में, उनको मैंने कहा जाओ, उनको पैसा वो मांग रहे हैं। तो भेजना जब मुश्किल हुआ, वो आदमी जा नहीं पाया, तो मैंने कहा कतवारू तुम लोग बस कैसे भी आ जाओ, हम अपनी ऐसी स्थिति उनकी समझते हैं। हमने कहा बस टिकट कराओ। तो उन्होंने कहा तो गैया गिरवी करे रख पड़ी, गाय गिरवी रखनी पड़ेगी तब इतने पैसे आएंगे कि हम टिकट लेकर आए। तो मैं इतना, मुझे झटका लगा, और मैंने कहा कि अभी तुम रुको, मैं तुरंत कराती हूँ। ऐसे भारत में जब डिजिटल इंडिया हो गया है, तो अभी भी लोक कलाकारों में सबके पास न मेल है, अकाउंट्स हो गए। अकाउंट तो सबसे अच्छा जो मोदी जी ने किया, डिजिटल इंडिया, अकाउंट्स तो सबके पास है जनधन में, लेकिन मेल नहीं है। और तीसरा, जो सरकार ने एक बहुत अच्छी कोशिश करी है कि अकाउंट में पैसे जाएं, कि सबके पास में बीच में कोई पैसा नहीं चाह के नहीं खा सकता। तो गवर्नमेंट के भी चेक्स कट रहे हैं, तो सीधे सीधे उनके अकाउंट में डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र हो। उसमें भी वो कई बार हम लोग से पूछते हैं आया है, नहीं आया, दिख नहीं रहा। वो एक कहीं ना कहीं उनको, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है मतलब टेक्नोलॉजिकली हैंडीकैप्ड है पुराने लोग। वो क्लासिकल में भी है और वो फोक में भी है। क्लासिकल वाले तो अपने शिष्यों से करा लेते हैं, लेकिन लोक में अभी वो सादगी बनी है। तो इस सारी कॉन्वर्सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी जी। हम चाहेंगे कि आखिर में आप हमें अपनी फेवरेट कोई भी 2 पंक्तियाँ सुनाएं। मैं आपको हमारे अवध की विदाई का गीत सुनाती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत हमेशा उसको सुनाने की फरमाइश भी आती है। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याही विदेश। हम तो बाबुल तोरी बगिया की कलिया, हाँ, अरे घर घर मांगी जाए, अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याही विदेश। बहुत खूब, धन्यवाद। शुक्रिया।